अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। आज हमारा सीपीसी का लेक्चर नंबर 25 है और आज हमने पढ़ना है अपील टू सुप्रीम कोर्ट। कब कब जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। आज का हमारा ये टॉपिक है। इससे रेलेवेंट प्रोविजंस कौन से हैं, सेक्शन 109 से लेके सेक्शन 112 तक, और इसके अलावा ऑर्डर कौन सा रेलिवेंट है, कौन से ऑर्डर के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है ऑर्डर 45 के अंदर, लेकिन वो आज हम नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इन सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपील फ्रॉम ओरिजिनल देख रही, अपील फ्रॉम एपेलेट देख रही, अपील फ्रॉम ऑर्डर्स वगैरह उन सबको भी डिस्कस कर चुके हैं। उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट से रेलिवेंट हमारे पास सिर्फ 3 ही सेक्शंस हैं। सेक्शन 109, सेक्शन 110 जो है वो ओमिटेड है, सेक्शन 111 एंड सेक्शन 112, जिसमें जो सेक्शन नंबर 109 है उसमें कंडीशंस बताई हुई हैं कि कब जो है अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सेक्शन नंबर 109 के अंदर जो कंडीशंस बताई हुई हैं, जो बातें लिखी हुई हैं अपील टू सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सेम एग्जैक्ट वही चीज़ कहाँ पर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 185 है, जो किस हवाले से है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर मौजूद है कि कब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। तो हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर यानी सेक्शन 109 है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, वो किस तरह है, वो सेम वैसा ही है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 185 के कुछ क्लॉजेज हैं। तो जो ओरिजिनल सेक्शन था सेक्शन 109 का यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जो पहले से था, इट वाज सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि इसकी जगह पर दूसरे प्रोविजंस आए हैं। ओमिटेड लफ्ज़ यहाँ पर नहीं है। ओमिटेड का मतलब क्या होता है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ को लेके आना। तो जो पहले का सेक्शन 109 था उसको बदल दिया गया। किससे बदल दिया गया? प्रेसिडेंट्स ऑर्डर नंबर 4 ऑफ 1975 में प्रेसिडेंट के ऑर्डर नंबर 4 ने जो हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर जो पहले का सेक्शन 109 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया नए सेक्शन 109 से, यानी कि सेक्शन 109 का कंटेंट चेंज हो गया। कौन सा कंटेंट है अब सेक्शन 109 का? सेम वही कंटेंट है जो कहाँ पर मौजूद है, आर्टिकल 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 185 है वो किस हवाले से, एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी बताया हुआ है और सिविल जुरिस्डिक्शन भी बताया हुआ है। आर्टिकल 185 का जो सब आर्टिकल नंबर 2 है उसके अंदर तकरीबन ABCDE करके 5 क्लॉजेस दी हुई हैं, जिसमें से जो शुरू की स्टार्टिंग 3 हैं वो क्रिमिनल एपेलेट जुरिस्डिक्शन के हवाले से हैं, जबकि जो क्लॉजेज D, E और F हैं वो किस हवाले से हैं, सिविल केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उस हवाले से हैं। तो आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 2 और उसके जो क्लॉजेज DEF हैं सेम टू सेम यही चीज़ कॉपी करके कहाँ पर अब मौजूद है, हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो सेक्शन नंबर 109 है उसके अंदर जो क्लॉजेज दी हुई हैं ABC, ये एग्जैक्ट उन्हीं की रिप्रोडक्शन है, एग्जैक्ट उन्हीं की ही कॉपी है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुक है आप उसमें से देख सकते हैं। तो सेक्शन 109 के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सेम वही चीज़ है जो कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। अब हम सेक्शन 109 को डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन 109 के अंदर 3 क्लॉजेस देकर 3 बातें बताई हुई हैं कि किन किन कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। सेक्शन 109 क्या कहता है, एन अपील फ्रॉम अ जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट। क्या बात है यहाँ पर, जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर कहाँ से आया हो, हाई कोर्ट से आया हो, तो उसके खिलाफ अपील कहाँ पर फाइल की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर इन 3 लफ्ज़ों को समझ लें, जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर। अभी पहले ही मैंने क्या बता दिया है कि ये जो सेक्शन 109 लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट कॉपी है आर्टिकल 185 के अंदर जो क्लॉजेज DEF है, एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट का वो मतलब नहीं है जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में हम जजमेंट किसको कहते हैं कि जजमेंट क्या होती है, इसमें जो जज है वो ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन बताता है। यहाँ पर जजमेंट किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, डिक्री किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, फाइनल ऑर्डर किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, इन पूरे तीनों का मतलब क्या है, यानी कि डिसीजन, एडजुडिकेशन। जो हाई कोर्ट की एडजुडिकेशन होगी, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें ऑर्डर के साथ एक लफ्ज़ लिखा है फाइनल ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स की तो आपने काइंड्स पढ़ी हैं इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स और फाइनल ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स एक्सक्लूडेड हैं, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो हैं अपीलेबल नहीं है, उनकी यहाँ पर बात नहीं हो रही। कौन से ऑर्डर्स की सिर्फ बात हो रही है, फाइनल ऑर्डर्स की। और इसी तरह हम डिक्री लफ्ज़ देखें तो यहाँ पर फाइनल या प्रिलिमिनरी लफ्ज़ नहीं लिखा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और जजमेंट का मतलब यहाँ पर किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है, जजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर का क्या मतलब है, एडजुडिकेशन, जो डिसीजन है कोर्ट का उसकी बात हो रही है।
अब ये जो डिसीजन है ये किसका होगा? हाई कोर्ट का होगा। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके खिलाफ आप अपील कहाँ पर फाइल कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इसकी कुछ शराइत हैं जो कहाँ पर हैं? क्लॉजेज ए बी सी के अंदर। तो क्लॉज ए क्या कहता है? इफ़ द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कि जो सब्जेक्ट मैटर है, जो किसी भी सूट का सब्जेक्ट मैटर है, उसकी अमाउंट और वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50,000 होनी चाहिए, या उससे ऊपर तो हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए? 50,000 होनी चाहिए। कहाँ पर? इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। फर्स्ट इंस्टेंस का क्या मतलब है? उस कोर्ट की बात हो रही है जिसने उस मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम सुना है, यानी कि अगर उस मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम किसी सिविल जज ने सुना है तो उसकी बात हो रही है, यानी कि ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है, यानी कि वो कोर्ट जो उस मैटर को फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुन रहा है, उसको कह रहे हैं इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। एंड इन अपील, यानी कि जब उस हवाले से अपील फाइल की जा रही है, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब भी उसकी अमाउंट और वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की कितनी होनी चाहिए? कम से कम 50,000 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हर वर्ड को समझें। इफ़ द अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू की बात हो रही है, डिक्री की बात नहीं हो रही कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है तब जितने अमाउंट की डिक्री दी है, तब जितने अमाउंट के वाले से डिसीजन दिया, उसकी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? कि जो सूट का सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू या उसकी अमाउंट की बात हो रही है। कहाँ कहाँ पर? इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एज वेल एज इन अपील। दोनों चीज़ें एक साथ ज़रूरी हैं। इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सा कोर्ट है? वो कोर्ट जो इस मैटर को, सूट को फॉर द फर्स्ट टाइम अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर सुनता है। तब भी उसकी जो वैल्यू थी वो कम से कम 50,000 रुपये थी या 50,000 से ऊपर थी। और जब अपील फाइल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तब भी उस सूट के सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो कम से कम 50,000 रुपये होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती। और उसके बाद क्लॉज ए के अंदर क्या लिखा है? द जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम, जिस जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की जा रही है, हैज़ वेरीड, उसने क्या किया हुआ है? हैज़ वेरीड और सेट असाइड, उसने कोई तब्दीली की है या फिर सेट असाइड कर दिया है। किसे? जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इमीडिएटली बिलो। वो डिसीजन किस तरह का है कि उसने अपने से लोअर कोर्ट के जो डिसीजन आया था उसको, जब वो अपील सुन रहा था तो उसने उसके अंदर कोई वेरिएशन कर दी थी या फिर उस डिसीजन को सेट असाइड कर दिया था। यानी कि उसने अपने से लोअर कोर्ट के खिलाफ जब उसने अपील सुनी हाई कोर्ट ने, तो उसने उसके डिसीजन को, लोअर कोर्ट के डिसीजन को, उसके अंदर कोई वेरिएशन कर दी, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर दी या फिर उस डिसीजन को जो है रिवर्स कर दिया। तो क्या चीज़ ज़रूरी है? कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को, लोअर कोर्ट के डिसीजन में कोई तब्दीली की हो। अगर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को कंफर्म कर देता है तब फिर अपील यहाँ पर नहीं हो सकती, तब फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की जा सकती। इसे आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के दरमियान कोई डिस्प्यूट था। ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ, किस पर्पज़ के लिए? सूट फॉर द रिकवरी ऑफ 1 लाख रुपीज़। ये सूट इसने कहाँ पर फाइल किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर फाइल किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ए ने सूट फाइल किया बी के खिलाफ फॉर द, किस पर्पज़ के लिए? 1 लाख की रिकवरी के लिए। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने डिग्री पास कर ली ए की फेवर में, यानी कि ए इंटाइटेड है कि वो बी से 1 लाख रुपीज़ रिकवर कर सके। अब जो यहाँ पर बी है, जो डिग्री से एग्रीव्ड है, जिसके खिलाफ डिसीजन आया है, वो चला गया हाई कोर्ट में। बी ने अपील फाइल कर ली हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? जो लोअर कोर्ट का जो डिसीजन है, जो लोअर कोर्ट ने डिग्री पास की है 1 लाख रुपीज़ की, इस डिसीजन के अंदर कोई वेरिएशन कर दी। फॉर एग्जांपल, इसको 70,000 का कर दिया, या इसको 50,000 का कर लिया, और भी कम कर लिया, या फिर इस पूरे डिसीजन को ही रिवर्स कर दिया, सेट असाइड कर दिया। तो अब ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है जिसमें उसने लोअर कोर्ट के डिसीजन को सेट असाइड कर दिया है या उसमें कोई वेरिएशन कर दी है, तो अब जो हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन आएगा इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यही बात यहाँ लिखी है, द जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम, जिसके खिलाफ अपील फाइल करना चाह रहे हो सुप्रीम कोर्ट में। जजमेंट डिक्री फाइनल ऑर्डर किसका है? ऊपर ही आपने क्या पढ़ा है? हाई कोर्ट का। उसने क्या किया है? अपने से जो लोअर कोर्ट है उसके डिसीजन को, उसके डिसीजन में कोई तब्दीली की है या फिर उस डिसीजन को सेट असाइड किया है। तो अगर यहाँ पर, तो अगर इस एग्जाम्पल में अगर हाई कोर्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है इसको कंफर्म कर देता है, तब अपील नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो अपील किसके खिलाफ फाइल की जा सकती है? जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसके खिलाफ फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। कब फाइल की जाएगी? कि जब जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू कितनी है? कम से कम 50,000 रुपीज़ है, तब अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास क्लॉज बी। ये भी सेम एग्जैक्टली वैसा ही जैसे कि अभी आपने क्लॉज ए पढ़ा है, सिर्फ क्या फ़र्क है? क्लॉज ए किस हवाले से बात करता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 50,000 रुपीज़, यानी कि जो किसी सूट का सब्जेक्ट मैटर है, तो वहाँ पे जनरल बात हो रही है। क्लॉज बी किस हवाले से? कि जब जो सब्जेक्ट मैटर क्या हो, सब्जेक्ट मैटर किस हवाले से हो, अगर कोई प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट होगा, तो उसके हवाले से क्लॉज बी है। फॉर एग्जांपल, जो सूट था वो किस हवाले से था? सूट फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी। तो ये जो सूट है किस हवाले से है? प्रॉपर्टी के हवाले से है। या फिर सूट फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या ऑनरशिप से रिलेटेड कोई मैटर है, वो सारी चीज़ें। तो क्लॉज बी क्या कहता है
इफ़ द जजमेंट डिग्री ऑफ फाइनल ऑर्डर इन्वॉल्व्स, कि वो जो जजमेंट डिग्री ऑफ फाइनल ऑर्डर है हाई कोर्ट के जिसके खिलाफ अपील फाइल करना चाह रहे हो वो किस किस्म का है, इन्वॉल्व्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम क्लेम और क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ लाइक अमाउंट और वैल्यू। वो किस किस्म का है, किस हवाले से है, वो कोई क्लेम है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को डिटरमिन करना, फॉर एग्जांपल ऑनरशिप का क्वेश्चन है, और ये जो क्लेम या क्वेश्चन है इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए ऑफ लाइक अमाउंट यानी कि 50,000 रुपीज़ जो क्लॉज ए के अंदर मेंशन कर लिया है। प्रॉपर्टी की वैल्यू की बात नहीं हो रही कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम किया जा रहा है उसकी वैल्यू 50,000 होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रॉपर्टी का रेंट रिकवर करना है तो प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही कि प्रॉपर्टी 50,000 की होनी चाहिए, जो रेंट है उसकी अमाउंट की बात हो रही है। ठीक, और बाकी जो बातें हैं क्लॉज बी की वो बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी आपने क्लॉज ए के अंदर पढ़ी है। क्या है आगे, एंड द जजमेंट डिग्री ऑफ फाइनल ऑर्डर अपील फ्रॉम, जिस जजमेंट डिग्री ऑफ फाइनल ऑर्डर के खिलाफ आप अपील फाइल कर रहे हो उसने क्या किया है, हैज़ वेरीड और सेट असाइड द जजमेंट डिग्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इमीडिएटली बिलो। उसने क्या किया है, लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था उसको सेट असाइड किया है या उसके अंदर कोई वेरिएशन की है। अगर हाई कोर्ट अपने से लोअर कोर्ट के डिसीजन को कन्फर्म कर देता है तब अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद है हमारे पास क्लॉज सी, ये जो है ऊपर वाले क्लॉज और क्लॉज बी से थोड़ा डिफरेंट है। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है कि अपील कब हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, व्हेन हाई कोर्ट सर्टिफाइज डेट, जब हाई कोर्ट सर्टिफिकेट जारी कर दे किस हवाले से, डेट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका क्या मतलब है कि हाई कोर्ट किस किस्म का सर्टिफिकेट जारी करे कि इस केस के अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, और वह किस किस्म का है कि जिसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 100 अगर आपको याद हो, जब आपने पढ़ा था सेकंड अपील के हवाले से, वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जा सकती है। कब अपील फाइल होती है हाई कोर्ट के अंदर, उसके लिए ग्राउंड जितने भी थे उसमें सब में क्या बात थी, क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात थी कि हाई कोर्ट में अपील सेकंड अपील फाइल ही कब होती है कि जब कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। तो अब यहाँ पर भी क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, लेकिन यहाँ पर किस हवाले से बात है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कि ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पार्टीज़ के राइट्स डिटरमिन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस मैटर का, उस केस का मेरिट्स के ऊपर डिसीजन करने के लिए वो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ इतनी ही काफ़ी नहीं है, आगे क्या बात है, एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो केस ऐसा है उसके अंदर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इस किस्म का है कि वो किस हवाले से है, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है। यानी कि हाई कोर्ट को लगता है कि जिस मैटर के खिलाफ वो सेकंड अपील सुन रहा था, वो जो डिसीजन है लोअर कोर्ट का वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, या फिर हाई कोर्ट किसी मैटर को सुनता है जो किस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइल किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है, तो हाई कोर्ट को लगता है कि उस केस के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आर्टिकल है उसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। तब क्या करेगा हाई कोर्ट, तब क्या होगा, जो हाई कोर्ट है वो एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि ये जो केस है जो उसके पास मौजूद है उसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तो तब भी अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये तो क्लॉज सी क्या कहते हैं कि जब हाई कोर्ट खुद सर्टिफिकेट जारी करेगा कि किसी केस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, तब भी अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो अपील्स फाइल की जाएंगी सेक्शन 109 के अंदर, इसकी लिमिटेशन क्या है, विद इन 30 डेज़, यानी कि जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया है उसके बाद 30 दिनों के अंदर अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जा सकती है। अब यहीं पर हम एक और चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली, जो कि सेक्शन 109 का हिस्सा नहीं है लेकिन अपील टू सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। तो अभी जो आपने ऊपर 3 ग्राउंड्स पढ़े हैं, तो अपील फाइल की जा सकती है अगर इन तरह के ग्राउंड्स हों तो डायरेक्ट अपील फाइल की जा सकती है एज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन अगर इनके अलावा अगर कोई ग्राउंड होगा जिसके हवाले से अगर कोई पर्सन अपील फाइल करना चाहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो क्या तब अपील फाइल की जा सकती है, नहीं। तो आर्टिकल 185(3) कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का क्या कहता है कि हाई कोर्ट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ अपील फाइल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन लेनी होगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, ये जो ऊपर 3 ग्राउंड्स मौजूद हैं, अगर इनके अलावा किसी ग्राउंड के ऊपर अगर कोई पर्सन अपील फाइल करना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट इम्पावर्ड है कि वो परमिशन दे सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट अगर परमिशन दे देता है तो तब इन तीनों ग्राउंड्स के से हट कर भी किसी और ग्राउंड के ऊपर भी, किसी और मैटर के हवाले से भी अपील फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ऊपर वाले जो आपने पढ़े हैं 3, वो किस हवाले से थे, अपील एज अ मैटर ऑफ राइट। वो 3 ग्राउंड्स अगर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई, तो आप अपील फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन ये जो आर्टिकल 185(3) के अंदर ये कैसी है, अपील बाय लीव, परमिशन पहले आप लोगे
कि जब इन 3 ग्राउंड से हटकर अगर आप किसी मैटर के हवाले से अपील फाइल करना चाहते हो तो पहले आप लीव लोगे, यानी कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। अगर आपको परमिशन मिलेगी तब आप अपील फाइल कर सकते हो, अगर नहीं मिलेगी तो आप नहीं फाइल कर सकते। इस अपील की लिमिटेशन क्या है? अपील बाय लीव जब आप फाइल करोगे तो इसकी लिमिटेशन क्या है? 60 डेज़। जो एज अ मैटर ऑफ राइट है उस अपील की लिमिटेशन क्या है? 30 डेज़। फिर इसके बाद सेक्शन 110 जो है वो ओमिटेड है। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 111, वो किस हवाले से? बार ऑन सर्टेन अपील्स, यानी कि कब अपील फाइल नहीं की जा सकती, यानी कि अगर उस तरह के ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हो तब भी फाइल नहीं की जा सकती। कब? नो अपील शैल लाई टू सुप्रीम कोर्ट, कब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल नहीं की जा सकती? फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर 1 जज ऑफ डिवीजन कोर्ट, या फिर 2 और मोर जजेस ऑफ डिवीजन कोर्ट। यानी कि जो डिक्री ऑर्डर है वो हाई कोर्ट के किसी एक जज का है, या डिवीजन कोर्ट के किसी एक जज का है, या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट के जजेस के डिसीजन है, या फिर जो डिवीजन कोर्ट है उसके 2 से ज़्यादा जजेस का वो डिक्री ऑर्डर है। तो कब अपील फाइल नहीं की जा सकती? व्हेन जजेस आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन एंड डू नॉट अमाउंट टू मेजॉरिटी ऑफ होल ऑफ जजेस। तो आपको पता है कि जब किसी मैटर को एक से ज़्यादा जजेस सुनते हैं तो डिसीजन किस हवाले से होता है कि जो मेजॉरिटी का डिसीजन आता है। तो सेक्शन 111 क्या कह रहा है कि तब ऐसे डिग्री या ऐसे डिसीजन के खिलाफ जो है अपील फाइल नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो जो डिसीजन है वो किस किस्म का है? वो मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं है। यानी कि अगर किसी मैटर को 4 जजेस सुन रहे थे तो 2 एक डिसीजन के हक में हैं और 2 जो हैं वो दूसरे डिसीजन के हक में हैं, तो दे आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, और जो डिसीजन है वो मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं है। तो इस किस्म की डिग्री या इस किस्म का अगर ऑर्डर होगा तो इसके खिलाफ अपील फाइल नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ऐसे मैटर्स के अंदर फिर होता क्या है? फॉर एग्जांपल अगर किसी मैटर को 4 जजेस सुन रहे थे हाई कोर्ट के, अब इनमें से 2 का ओपिनियन एक जैसा है, 2 का ओपिनियन एक जैसा है, यानी कि दे आर डिवाइडेड इन ओपिनियन, और जो डिसीजन है अब वो मेजॉरिटी का नहीं है। तो क्या होगा? जो हाई कोर्ट के जो अदर जजेस हैं उनको ये मैटर रेफ़र किया जाएगा और फिर वो जो डिसीजन देंगे फिर वो फाइनल समझा जाएगा, फिर उस डिसीजन के खिलाफ जो है आप अपील फाइल कर सकते हो। फिर इसके अलावा क्या बताया हुआ है? नो अपील शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी डिग्री फ्रॉम विच अंडर सेक्शन 102 नो सेकंड अपील लाइज। सेक्शन 102 किस हवाले से? सेक्शन 102 बार है किस हवाले से? सेकंड अपील के हवाले से। सेक्शन 102 क्या कहता है कि जो छोटे मोटे केसेस होते हैं, पेटी नेचर के केसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे केसेस में जो फर्स्ट अपील का डिसीजन होगा वो फाइनल समझा जाएगा, सेकंड अपील फाइल नहीं की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? सेक्शन 111 भी क्या कहता है कि ऐसे मैटर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील फाइल नहीं की जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 111 क्या कहता है कि जब तक किसी डिसीजन के अंदर जब तक किसी मैटर के अंदर मेजॉरिटी का डिसीजन नहीं आता, जजेस का जो ओपिनियन होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, तो ऐसे डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल नहीं की जा सकती। और इसके अलावा सेक्शन 102 के अंदर जो मैटर्स कवर होते हैं उन मैटर्स के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल नहीं की जा सकती। फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 112, वो किस हवाले से है? सेविंग्स के हवाले से है। ये सेक्शन बताता है कि कहाँ कहाँ पर जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसकी जो प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 112 क्या कह रहा है? नथिंग कंटेन इन दिस कोड शेल बी डीम्ड टू अफेक्ट पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 191 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर प्रोविजंस देयर ऑफ। यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कुछ भी अगर मौजूद है तो ये किसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 191 को जो पावर्स हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के किसी और प्रोविजन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको लिमिट नहीं करता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उनके ऊपर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। टू इंटरफेयर विद एनी रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के अंदर जो रूल्स हैं उनके ऊपर भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 1980 उनका ओवर रीडिंग इफेक्ट है एज पर सेक्शन 112। और हमें ये बात कहाँ से पता चलती है? जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 है इसका जो ऑर्डर नंबर 1 है, इसके जब आप रूल नंबर 5 पढ़ते हो वहाँ पर क्या लिखा है? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, यानी कि अगर कहीं एक्सप्रेसली दिया हुआ है तो उसके अलावा बात हो रही है। द प्रोविजंस ऑफ कोड, कौन सा कोड? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, शेल नॉट अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग्स इन द कोड, कौन सा कोड? सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के कोई भी जो प्रोविजंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रोसीडिंग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होते। सिर्फ कब अप्लाई होंगे? जब इन रूल्स के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 है इनके अंदर अगर कहीं एक्सप्रेसली दिया हुआ है कि अप्लाई होंगे, सिर्फ तब अप्लाई होंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रोविजंस, यानी कि इसके जो सेक्शंस हैं, इसके जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर जो रूल्स हैं उनकी बात हो रही है। जनरली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की किसी भी प्रोसीडिंग्स के दौरान जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होते। यही बात यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। सेक्शन 112 क्या कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई हैं उनके ऊपर भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता, उनको भी इफेक्ट नहीं करता। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के अंदर, उनके साथ भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है, उनको भी इफेक्ट नहीं करता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
और इसके अलावा सेक्शन 112 क्या कह रहे हैं, नथिंग हियरइन अप्लाइज टू एनी मैटर ऑफ क्रिमिनल या एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन। जो सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है या एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन है, एडमिरल्टी जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है, एडमिरल्टी किसके लिए आता है, नेवी वगैरह के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। तो उससे रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शन है या क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर भी इफेक्ट नहीं होता। और इसके अलावा क्या है, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स एंड डिक्रीज ऑफ प्राइस कोर्ट्स की जो ऑर्डर्स या डिक्रीज होती हैं उसके खिलाफ जब अपील लाई जाएगी तो इन अपील्स के हवाले से भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं होगा। प्राइस कोर्ट्स कौन से कोर्ट्स होते हैं, ये भी नेवल कोर्ट्स होते हैं। ये किस हवाले से हैं कि जो समुद्रों में जो एनिमीज़ की प्रॉपर्टीज़ कैप्चर हो जाती हैं, यानी दुश्मनों की जो प्रॉपर्टीज़ कैप्चर हो जाती हैं, चाहे उनकी जो शिप्स हैं या फिर कोई और किस्म के सामान है, तो ये जो शिप्स हैं या कोई और सामान है जो समुद्रों में कैप्चर करती है नेवी, ये चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्राइस कहलाती हैं। फिर ये जो प्राइस कोर्ट होता है ये क्या करता है, वो उन चीज़ों की, उन शिप्स की, उन गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अब यहाँ पर जो डिसीजन वगैरह प्राइस कोर्ट देता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो प्राइस कोर्ट के भी जो डिसीजन हो गए उनके खिलाफ भी जब अपील आएगी तो वहाँ पर भी इस कोड के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।